हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ सीटेट और यूपीटेट की क्लास, जिसमें कि हम देख रहे थे मैथ की पेडागॉजी। देखिए, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैथ की एक हम मैराथन क्लास लाएं। तो देखिए, मैथ की जो हम न्यूमेरिकल जो मैथ थी उसकी तो मैराथन क्लास नहीं ला रहे, बट जो पेडागॉजी क्लास है इसकी मैराथन क्लास ला रहे हैं। इसमें क्या फायदा होने वाले हैं आपको कहने के लिए, ये मैथ की पेडागॉजी, लेकिन यही पेडागॉजी आपको हेल्प करेगी चाइल्ड डेवलपमेंट में, सीडीपी में। यही पेडागॉजी आपको हेल्प करेगी हिंदी में, और जो अदर सब्जेक्ट है आपके सब में काम आएगी, क्योंकि इनकी जो लर्निंग है ना पेडागॉजी, वो कॉमन सब्जेक्ट है। इसको चाहे मैथ में ऐड कर दे, मैथ के 2-3 क्वेश्चन होंगे जो प्रॉपर मैथ्स में बेस्ड होंगे, बाकी जो कॉमन जो उसकी थ्योरी है वो तो पेडागॉजी सेम ही होती है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और जो हमारी टेक्निक होगी इस चैप्टर को पढ़ने की, पेडागॉजी को, वो होगी हम नहीं करेंगे क्वेश्चन इस क्लास में, आप कर रहे होंगे क्वेश्चन। और एक बात, इस पेडागॉजी क्लास में आपको कॉपी लेके बैठने की खास जरूरत नहीं है। लिए तो अच्छी बात है, अगर आप कुछ नोट कर लेते हैं दैट इज बेटर। बट क्या है कि जैसा कि हम मैथ में बोलते हैं, हमेशा आपके हाथ में पेन और नोट्स होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप बस ध्यान से अपना माइंड एक्टिव करिए, ओपन करके बैठिए अपना दिमाग खोल के, और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे और देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा, आप खुद अपना दिमाग लगाइएगा, साथ साथ समझते चलिएगा। एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके लिए पेडागॉजी बहुत आसान। देखिए 75 नंबर को सिर्फ पेडागॉजी, सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागॉजी आ रही है, तो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इस वजह से इस जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसको बहुत स्लो पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास भी आपने देखी मेरी थोड़ी लंबी थी, ये भी क्लास लंबी होगी, एक तरह से मैराथन क्लास ही आप बोल सकते हैं। देखिए पौन घंटे की क्लास बन रही है, 1 घंटे भी क्लास हो सकती है, कोई लास्ट टाइम में 1 घंटे क्लास भी चलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हमें पता है आपके ऊपर बर्डन ज्यादा आता है, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं करेंगे, आप बोर होने लगते हैं, कुछ काफी ऑनलाइन देखने की आदत नहीं होती आप लोगों की। ठीक है, तो ज्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, बट थोड़ी लंबी क्लास होंगी और आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पेडागॉजी क्लास। देखिए आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्या क्वेश्चन बोला है? कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा? हालांकि ये क्वेश्चन हम एक बार करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे और देखेंगे कैसे करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। 3 ऑप्शन दिए, इनको अनुक्रम बताना है, यानी सबसे पहले क्या आप करेंगे, आपको चतुर्थांश का मतलब समझाना है। तो देखिए हमने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, जब भी आप किसी चीज को बच्चों को समझाते हैं, जैसे कक्षा 3 की बात करें, तो उनके दिमाग भरने के लिए सबसे पहले कि आप कुछ चीज दिखाएं, प्रैक्टिकल दिखाएं, उनको ठोस सामान लेके दिखाएं कि देखो बेटा ये ऐसा होता है, ये रेक्टेंगल है, ये घनाभ है, ये घन है, और ऐसा ट्रायंगल होता है, ऐसा शंकु होता है। तो वो जब आप रियल में कोई ठोस चीज दिखाएंगे तो उनके दिमाग में ज्यादा अच्छी चढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सबसे पहले जाएगा, यानी कि ठोस पदार्थ को लेकर उसके चतुर्थांश बांटना। तो ऑप्शन नंबर 20 सबसे पहले हो जाएगा। सेकेंड चीज जो आप समझाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 श्यामपट्ट पर चतुर्थांश के प्रतीक को लिखना, यानी कि ऐसा लिखना, ये होता है 1/4। और लास्ट ऑप्शन है कि चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाना, चित्र दिखाना कि देखो चतुर्थांश क्या होता है, ऐसा भाग 4 भाग अगर इसके कर दिए जाए तो इसके एक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो इस तरह समझाना। तो आप पहले क्या करेंगे समझाने के, ये लिखेंगे कि बनी बात है, पहले चित्र को दिखाएंगे, यानी कि बी के बाद क्या आने वाला है, सी आने वाला है, उसके बाद ए ऑप्शन, यानी कि हम क्या बताएंगे, प्रतीक कैसे बनेगा। यानी कि क्रम की बात की जाए, सबसे पहले क्या, ठोस पदार्थ, उसके बाद चित्र, उसके बाद क्या करेंगे, प्रतीक को समझाएंगे। तो ये ऑप्शन होगा। नीचे देख लेते हैं किस ऑप्शन पर है, BCA ऑप्शन नंबर 3 पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 पर देखिए दिख रहा है BCA, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरह से सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह यही क्वेश्चन हम एक बार और भी लगा चुके हैं, तो जिन्होंने पहले क्लास देखी हुई है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया होगा समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये इजी क्वेश्चन भी था। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कई चीजें हम आपको समझाएंगे, इनकी आप नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। नीचे लिखा हुआ है देखिए 16 × 25 = 8 × 2, 16 को लिख दिया 8 × 2, 25 को लिख दिया 5 × 5, फिर 8 × 5 को पास लाया, 2 × 5 को एक पास लाया, 8 × 5 = 40, 2 × 5 = 10 और इक्वल टू 400 उसने आंसर निकाला। बिल्कुल सही आंसर निकाला, बस लेकिन अपने तरीके से किया उसने। अब बोला है इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। यानी जो ये कर रहा था, तो चाहता तो 25 का पहाड़ा पढ़ लेता, लेकिन नहीं, उसने कुछ किया हुआ है, अपना प्रोसेस किया है, छोटे छोटे भागों में बांटा है। तो इस नियम को बोलते क्या है, देखिए 4 नियम दिए, हम चारों की बात करेंगे, चारों को आप समझ लीजिएगा आगे, क्योंकि कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, तो एक तरह से चारों नियम समझेंगे। पहला बोला है वितरण सिद्धांत, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा सहचर सिद्धांत, यानी एसोसिएटिव लॉ। पुनरावृत्त योग, यानी रिपीटेशन, योग करना है। प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, यानी इनवर्स मल्टीप्लीकेशन लॉ। 4 सिद्धांत होते हैं, चारों के बारे में जानते हैं। आइए होता क्या क्या है,
देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, वितरण सिद्धांत की। क्या लिखा है? वितरण सिद्धांत। देखिए वितरण सिद्धांत क्या होता है, एग्जांपल देके समझते हैं, आप लिखते भी जाइएगा जिससे कि अगर आगे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। सपोज कोई क्वेश्चन इस गुणे की जगह लिखा होता 2, ब्रैकेट में लिखा होता 3 + 5, तो इसका गुणा कैसे करेंगे? एक तो ये तरीका है कि 3 5 3 8 कर दें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16 आ जाए। लेकिन अगर इसको हमने इस तरह ना करके इस तरह लिख दिया 2 × 3 + 2 × 5, तो इसको बोलते हैं वितरण सिद्धांत। अगर आगे से इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस तरह गुणा दिया हो, उसके बाद इस तरह किया हो 6 + 10 और आगे लिख दे 16, देखिए यहां से भी कर सकते थे 5 3 8 दूनी 16 तो भी आता, लेकिन इसने किया कैसे? इस तरह अगर कर दिया तो इसको बोलेंगे वितरण सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होता है वितरण सिद्धांत। ऐसा तो किया ही नहीं, ब्रैकेट की तो बात ही नहीं आई है, तो इस तरह करो तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके उसमें आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहचर नियम देख लेते हैं, साहचर सिद्धांत। तो देखिए साहचर सिद्धांत क्या होता है। साहचर सिद्धांत, साहचर सिद्धांत यही होता है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या होता है सिद्धांत? सपोज हमने लिख दिया यहां पर 4 × 6 और इसको हमने क्या किया, 4 को लिख दिया 2 × 2 और 6 को लिख दिया 2 × 3। उसके बाद हम किसी 2 को ले लें या किसी 3 को ले लें, मान लीजिए हमने इन तीनों को साथ ले लिया, इसको अलग कर दिया, इसको आपस में 8 बना लिया पहले, फिर कर दिया, या कुछ भी कर दिया, यानी कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से 2 चीजों को पास ला रहे हैं। सपोज हमने 2 3 पास ला दिया और इन 2 को आपस में रख दिया, तो इस तरह जब करते हैं इसको बोलते हैं साहचर्य सिद्धांत, एसोसिएट लॉ। यानी कि जो इसमें किया गया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया, क्या किया गया है, 8 और 5 को पास लाया गया, 2 और 5 को पास लिया गया, इसी को बोलते हैं साहचर्य सिद्धांत। तो यही आपका सही है, यानी इस तरह का नियम अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो यह साहचर्य का एग्जाम्पल होगा। चलिए पुनरावृत्त योग की बात कर लेते हैं। पुनरावृत्त योग क्या होता है? पुनरावृत्त योग देखिए बहुत ही ज्यादा ईजी है, उसको बिल्कुल छोटे टर्म में आपको समझाते हैं। सपोज हम आपको बोल दे 2 का गुणा करना है आपको 3 में, तो आप बोल दोगे 6 है, या इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, 2 को 3 बार लिख दो और जोड़ लो 2 बार, तो 2 2 4 2 6, तो यही इसको बोलते हैं पुनरावृत्त योग, यानी रिपीटेड एडिशन। तो आप कई बार जब लिख के जितने बार गुणा करना है उतनी बार लिख लीजिए, या 3 को 2 में करना, सपोज 3 × 2 होता तो 3 को 2 बार लिख लीजिए, 3 3 जोड़ के लिख दीजिए, कितना आ गया 6। जब इस तरह अगर गुणा कर रहा हो, यानी जोड़ के तरीके से गुणा निकाल रहा हो, तो इसको बोलते हैं पुनरावृत्त योग। तो ये भी ऑप्शन हो गया। लास्ट ऑप्शन आ रहा है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। ये क्या होता है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इजी, ये भी बहुत इजी। जैसे पहले वाले में ब्रैकेट आ जाता है, तो इस वाले में क्या आ जाएगा, आपको बटे सही आ जाएगा। उसको कैसे समझेंगे, देखिए ऐसे समझते हैं। सपोज इधर लिखा हो 8 × क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 56, तो आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या एक्स मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं 56/8, यानी 8 को इधर इनवर्स में ले गए हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। इसका आंसर यहां से कितना निकाला आएगा, 7 निकाला आएगा। एक्स की अगर इसको एक्स माने होते तो 8 से 56 7 आ जाता। तो इस तरह अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको क्या बोल देंगे, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा हमने चारों नियम समझा दिए। कैसे भी तरह का आपको एग्जांपल है, इसको नोट बना लीजिए। अगर आपने लिखा नहीं तो दोबारा लिख लीजिए इसको, ये लिखने की चीज थी, तो आपका आगे काम आएगा ये चीज। ठीक है, हमेशा के लिए देखिए करिए, टेट कर दीजिए। अभी सीटेट है, उसके बाद यूपी टेट में तो आता नहीं है ये चीज, लेकिन सुपर टेट में आते हैं, तो सुपर टेट के लिए भी आप तैयार रहिए। इस वजह से आप इसको नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। समावेशित विद्यालय क्या होते हैं, देखिए समावेशित विद्यालय मतलब ये होता है कि इंक्लूसिव स्कूल, मतलब कि जहां ऐसी स्कूल जिसमें एक ही कक्षा में सब तरह के बच्चे हो, दृष्टिबाधित बच्चे हो, मूक बाधित बच्चे यानी जो विजुअली चैलेंज है, जो देख नहीं सकते, मूक बाधित हो जो बोल नहीं सकते, या कुछ अलग अलग जो भी विकलांग बच्चे हो, सारे तरह के लोग एक क्लास में बैठे हो। तो उस क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो बनी बात है यार, बच्चों को जो जिनको दिखता नहीं, तो अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो उनको दिखेगा नहीं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता उनको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, यानी कि अगर सुन नहीं रहा है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अगर दिखना नहीं आता तो उसके लिए अभी क्या चला है जिसमें आप आंख बंद करके वो पढ़ लेते हैं, नाम मिस कर रहे हैं, तो वो चीज आप यूज करेंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास में पढ़ाना है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, समावेशित विद्यालय। एक क्लास में जब सब लोग सारे बच्चे होते हैं, तो बोला है आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन पढ़िए,
उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। देखिए उच्च और निम्न की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। अगर बात कर दिया होता कि कमजोर बच्चा है उसको कैसे तेज करेंगे तो कह सकते थे उच्च निम्न की तो बात ही नहीं हो रही। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से नल एंड वाइड है, यानी कि हटा दीजिए इसको। तो सेकंड, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके में भी हो सकता है, रोकिए। थर्ड, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। देखिए विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे तो फिर समावेशित विद्यालय कहां से बना, यानी आप पहले से ही क्लास सेपरेट कर दीजिए, दृष्टिबाधित अलग बैठेंगे, जो सुन नहीं पाते हैं वो अलग बैठेंगे, जिसको जो जो प्रॉब्लम है अलग अलग बैठेंगे, तो फिर समावेशित विद्यालय किस बात का रह गया। तो थर्ड ऑप्शन यहां से पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ ऑप्शन, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। फिर से देखिए समावेशित विद्यालय कंडीशन टूट रही है। अतिरिक्त समय देंगे, कैसे दे देंगे, एक क्लास है भाई, अतिरिक्त समय, एक क्लास जो अगर 1 घंटे की होती है तो 1 घंटे की क्लास उनके लिए भी होगी, अतिरिक्त समय मिलने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि समावेशित विद्यालय है, अलग थोड़ी बैठाया है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, यानी क्लियरली पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 2 सही है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, जैसे हमने बोला साधनों का प्रयोग करके, अगर वो सुन नहीं पाता तो उसके लिए मशीन होगी, अगर वो देख नहीं पाता तो मिक्स कर रहे हैं हम वो वर्ड्स जिससे आप पढ़ सकते हैं, नोटों को पहचान लेते हैं, उनके लिए अलग मेथड होती है, उसमें डॉट डॉट बने होते हैं और वो पढ़ लेते हैं आसानी से क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, टेक्नोलॉजी साधनों का प्रयोग करके और प्रणालियों का डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको यूज करके आप उनको समझा सकते हैं एक ही क्लास में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप अपने आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये हमारी मेथड है समझाने की। हम चाहते तो बोल सकते नहीं, हमने बोला तो रोकिए 2 क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर 2 को, जबकि ये नहीं कहा कि ये सही है, आप समझिए पहले, आप भी तो ऐसे ही करेंगे पेपर जब कर रहे होंगे। तो ये मेथड है हमारी पढ़ाने की। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। लास्ट क्लास हमने पढ़ाई थी, आप लोग का रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक था। आप कमेंट में लेकिन नहीं बताते, कमेंट में बताइए आपको कैसी लग रही है, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट में बताते हैं, ठीक है। जबकि लंबी लंबी क्लास लेते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए रहता है, आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखिए गणितीय प्रक्रम नहीं है, पक्षांतर, मानदर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना। देखिए गणित में कभी भी याद नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 सीधा सीधा आ गया, नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरह से गलत है। गणित में कंठस्थ करना, याद करना का कोई काम नहीं होता है। देखा आपने, हमको पूरी मैथ पढ़ाई, आपको 15 क्लासेस पूरी की पूरी लिए, किसी में हमने याद करने को नहीं, फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे लेकिन पूरा नहीं। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। पक्षांतरण क्या होता है, पक्षांतरण होता है जैसे कि अभी हमने किया था इनवर्स वाले में, इधर से लेकर इधर ले गए, या आपको प्लस माइनस करना होता है, लिखा होता है 56 + 8 = x + 7, तो ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में -7 लेके आएंगे, तो इसको बोलते हैं पक्षांतरण, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो गया, यानी ये तो करते ही करते हैं गणित में, बिल्कुल सही है। दूसरा मानदर्शन, मानदर्शन हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, इंग्लिश में होता है विजुअलाइजेशन। देखिए हम हर क्वेश्चन आपको विजुअलाइज करा के कराते हैं, जब भी हम देखते हैं, आपने मैथ पढ़ी होगी, अगर हमसे मेरी एक क्लास भी देखी तो आप समझ गए होंगे हम विजुअलाइज कराते हैं। तो मानदर्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी, मानदर्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि विजुअलाइजेशन, इंग्लिश वर्ड इसका विजुअलाइजेशन होता है, तो विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैथ में, तो ये भी सही है। कंठस्थ करना पहले बता दिए गलत है, याद करने को कोई काम ही नहीं। चौथा आकलन करना, आकलन करने का मतलब होता है एस्टिमेट, मतलब एक अंदाजा लगाना कि कैसे कैसे करना है, आकलन करना आपको, तो ये करते ही करते हैं मैथ में, ठीक है, आकलन भी लगाते हैं, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर 3 गलत था, वो तो दूर से दिख रहा है, बाकी और ऑप्शन का मतलब भी समझा दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, सेकंड वर्ग समावेश, इसकी इंग्लिश समझ लीजिए, बड़ा अजीब सा है वर्ग समावेश, आपको लग रहा होगा वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। वर्ग समावेश का मतलब होता है क्लास इंक्लूजन, मतलब कि अलग अलग, सेम क्लासिफिकेशन जैसा ही, मतलब क्लास इंक्लूजन, अलग अलग चीज को अलग अलग रखना, सेम लगभग क्लास वर्गीकरण जैसा ही। वर्गीकरण, वर्ग समावेश सेम जैसी चीज है, क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग चीजों को रखना, आप अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं ना, सेम, तो ये दोनों चीज सही है एक तरह से देखी जाए। अगला आते हैं संरक्षण, संरक्षण क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं आपको। चौथा आता है मापन, मापन क्या होता है, मापन मेजरमेंट करना, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना में क्या चीज संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए संरक्षण क्या होता है, संरक्षण की इंग्लिश समझिए पहले, उसके बाद इसका मैथ में क्या लेना देना ये समझिए। संरक्षण की इंग्लिश होती है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ समथिंग, मतलब कि संरक्षण आप समझ सकते हैं किसी चीज को समझना, जैसे हम आपसे बोल दे कंजर्वेशन ऑफ नंबर, संरक्षण, संख्या का संरक्षण, यानी कि आप ना संख्या समझ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ वेट, यानी आप माप का समझ, कंजर्वेशन संरक्षण कर रहे हैं, माप समझ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को समझ रहे हैं, ये चीज में कहने का मतलब। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं इस क्वेश्चन को, नीचे एक क्वेश्चन और आया हुआ, तो उसमें संरक्षण बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया गया, तो पहले संरक्षण समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार
माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। फिलहाल अजीब लग रहा हो क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आपको संरक्षण की मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला ऑप्शन है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आप भार आसानी से समझ सकते हैं कि आयतन आसानी से समझ सकते हैं। कॉमन सेंस से आप तुरंत बता देंगे भार 1 किलो 2 किलो, आयतन आप समझ अभी तक समझ नहीं पाए होंगे आयतन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसका सीधा सीधा ही सही हो गया इस क्वेश्चन की बात करी जाए। ठीक है, तो भार की समझ पहले आती है और संरक्षण की आयतन की समझ बाद में आती है। ठीक है, हमने समझाया था आयतन, आपको अगर याद हो तो तेल हवा हमने बताया था अच्छे से। ठीक है, लेकिन वो देर में आती है, पहले आप भार की संरक्षण आप ज्यादा पहले कर लेंगे, बोला ना पहले आती है। दूसरा ऑप्शन, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान संरक्षण से पहले आती ना। भार द्रव्यमान एक ही चीज है लगभग, बस जी से डिवाइड करना होता है, द्रव्यमान वही चीज हो गया, तो द्रव्यमान पहले भार आता है तो आयतन तो गलत ही हो गया। थर्ड आते हैं, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आते हैं। अब यहां पर भार गलत हो गया, आपको पहले संख्या समझ में आएगी 1 2 3 4 5 कि पहले भार समझ में आएगा 1 किलो 2 किलो 3 किलो, बनी बात संख्या पहले समझ में आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। भार और संख्या में कंपेयर कर रहे थे, यहां पर संख्या पहले आएगी ना कि भार। भार और आयतन में जब कंपेयर कर रहे थे तो भार पहले आया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले ना। आपको संख्या ही नहीं आती तो लंबाई क्या समझ जाओगे भाई, पहले तो संख्या ही सीखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5, बाद में जानोगे ना 5 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, लंबाई बाद में आएगा। तो 3 ऑप्शन नीचे गलत हो गए, पहला ऑप्शन से। अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ गया होगा, संरक्षण क्या होता है। ठीक है, दूसरा ये जो लिखा था पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, देखिए पियाजे लहसुन कोई काम नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन था संरक्षण का। आपको नहीं, मतलब नाम से डरा मत करिए, कई बार नाम से आप लोग डर जाते हैं यार इसके अनुसार ही क्या होगा, अरे क्या होगा आपसे नहीं, मतलब आपका लॉजिक क्या कह रहा है वही सही होगा, उसको किसी ने बोला हो, पियाजे ने बोला हो, किसी ने बोला हो, ठीक है, नन मैटर। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया संरक्षण क्या। अब चलते हैं पुराने क्वेश्चन में, यानी संरक्षण जरूरी है, संख्याओं का संरक्षण, माप का संरक्षण, आयतन का संरक्षण, किसी भी चीज का हो तो संरक्षण भी जरूरी है। तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ पर गलत बताया। आप पुराना क्वेश्चन फिर से लगाते हैं, देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना में संबंधित नहीं है। वर्गीकरण जरूरी है, माप का अलग करेंगे, वर्गीकरण आयतन अलग करेंगे, हमने पढ़ाया भी था आपको, आयतन वाला अलग चैप्टर पढ़ाया था और क्षेत्रफल वाला अलग पढ़ाया था। वर्ग समावेश सेम चीज है, हमने बता दी, लगभग सेम है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। चौथा है मापन, मापन प्रारंभिक में नहीं पढ़ाया जाता, बाद में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर बोला गया है प्रारंभिक संख्या संकल्पना में, तो ऑप्शन नंबर चौथा इस वजह से गलत हो गया है। 3 ऑप्शन पूरी तरह से सही है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से हमने इसको आपको नीचे क्वेश्चन का भी रेफरेंस लिया, क्योंकि यहाँ पर मापन ऐसी चीज है ना, आपको गणित में तो मापन करना ही करना है, लेकिन बाद में करना है मापन। आप 1 से 5 तक तो मापन करते ही नहीं, आप सीधा सीधा पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। प्रारंभिक कक्षा में कैसा मापन, बाद में आता है मापन वगैरह, अच्छे से मापते हैं। अभी देखिए माप रहे थे, मेंसुरेशन सबसे लास्ट चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, माप वगैरह, ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में आता है, प्रारंभिक में नहीं आता है, तो इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले समझिए संख्यांक क्या होता है। संख्या तो आप समझते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 या कुछ भी संख्या तो आप समझते हैं। संख्यांक क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, लिखने का तरीका। ये भी एक तरह का संख्यांक है, ये भी एक तरह का संख्यांक है। इस तरह 1 2 3 4 5 लिख दिया अगर हमने, ये और भी तरह की, अगर आपको हिंदी आती, हमको तो नहीं आती कैसे लिखा जाता है, एक एक कैसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं शायद, 2 हमको नहीं आती हिंदी तो बता रहे हैं आपको, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3 ऐसे लिखा जाता है शायद, 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 भी कुछ ऐसा ही लिखते हैं, तो हमको तो नहीं आ रहा है। बट ये भी एक तरह क्या है संख्यांक, संख्यांक मतलब लिखने का प्रदर्शित करने का तरीका। तो संख्यांक इसको, ये एक तरह का संख्यांक हो गया, ये एक तरह का संख्यांक हो गया, ये एक तरह का संख्यांक हो गया। उर्दू में लिख लीजिए, किसी फ्रेंच में लिख लीजिए, किसी लैंग्वेज में लिख लीजिए, वो एक तरह क्या है संख्यांक, लिखने का तरीका को संख्यांक बोलते हैं। और संख्या तो आपको पता है, संख्या में संख्या। तो अब आते हैं नीचे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यही तो समझा रहे थे। संख्यांक क्या है, एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह सही है। ऑप्शन नंबर 2, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बनी बात है भाई, देखिए ना, एक को हमने 3 तरह से तो आपके सामने प्रदर्शित कर दिया, और तरीके से कर लो, उर्दू आती है उर्दू से कर लो, और अरबी आती है अरबी से कर लो, जितनी लैंग्वेज, चाइनीज आती है चाइनीज से कर लो, जापानीज आती है जापानीज से कर लो, तो बनी बात है चाहे जितनी लैंग्वेज से कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन दोनों सही है। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, तो पूरी तरह से सही है, मतलब कि ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, पहले पढ़ना है, फिर नीचे जो ऑप्शन दिए बताना है उसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं।
एक टोकरी में 17 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? तो जोड़ दीजिएगा, दोनों को निकल आएंगे। लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, कुछ और करना है। नीचे आइए। ₹1,09,950 वाले मोबाइल के फोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपए की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? तो इसमें भी जोड़ के निकल आएगा। बट नीचे पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। संवर्धन संरचना क्या होती है, समुच्चयन संरचना क्या होती है, अभी बताते हैं। नीचे ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। फिर से वही दो टर्म यूज किए। जब तक पता नहीं होगा ये दोनों होते क्या हैं तब तक आप कर ही नहीं सकते। नीचे आते हैं। दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं और चौथा ऑप्शन दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं समुच्चयन संरचना क्या होती है और संवर्धन संरचना क्या होती है। समुच्चयन संरचना की इंग्लिश होती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन समुच्चयन संरचना। देखिए ये क्या होता है, समुच्चय करना। जब आपके पास 2 चीज हो, 3 चीज हो, 4 चीज हो, 5 चीज हो और आपको जोड़ना हो तो उसको बोलते हैं समुच्चयन। सपोज अभी जैसे दिया था पहले ऑप्शन में, एक टोकरी में 15 संतरे, एक टोकरी में 17 संतरे, अरे एक टोकरी और बढ़ा देते हैं, चलो 20 संतरे। तो आपसे बोल दे टोटल कितने संतरे, तो आप तीनों को जोड़ देंगे। जब एक से ज्यादा आइटम हो, अलग अलग चीजें है ना, संतरे हटाओ कुछ भी रख दो, बस अलग अलग चीजें है ना, एक ये और तब आप जोड़ के निकालते हैं तो इसको बोलते हैं समुच्चयन संरचना। आ गया समझ? आई होप आपको समझ आ गया। जब एक से ज्यादा चीजें, अलग अलग चीजें, अलग एक टोकरी में थे, दूसरी टोकरी में थे, एक आदमी के पास थे, दूसरे आदमी के पास थे, टोटल कितने? इतने। आपके पास 5 टॉफियां, मेरे पास 5 टॉफियां, टोटल कितनी टॉफी? 10, लेकिन अलग अलग आदमी के पास। समुच्चय, इसको बोलते हैं समुच्चयन संरचना। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला समझते हैं। अगला क्या लिखा है? संवर्धन, क्या है हिंदी? संवर्धन संरचना। संवर्धन को बोलते हैं अगुमेंटेशन। क्या बोलते हैं? अगुमेंटेशन। क्या लिखा है? संवर्धन संरचना। संवर्धन संरचना ये क्या होता है? ये होता है जब कोई एक चीज हो और उसका रेट बढ़ा दिया जाए। सपोज जैसा कि इसमें बोला गया था, मोबाइल का रेट जितना भी लिखा था हम लिख लेते हैं 10,000 है। सपोज 10,000 रुपए का मोबाइल है और बजट आ गया, जैसा कि आपको पता है अब तो फरवरी में आने लगा है। ठीक है, तो बजट आने वाला है जैसे। ठीक है, बजट आ गया, बजट के बाद मोबाइल का टैक्स बढ़ा दिया गया। मोबाइल में हमने इंप्लीमेंट कर दिया, नया जीएसटी ला दिया। अभी मान लीजिए 18% है, हमने बोल दिया मोबाइल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसको हम 26% टैक्स में डालने जा रहे हैं, तो रेट बढ़ जाएगा। अभी 10,000 का है तो बाद में मिलने लगेगा वो 13,000 का। सब इतना महंगा तो नहीं हो जाएगा, 10,500 का मिलने लगेगा, जीएसटी बढ़ा दिया सपोज। तो हमने क्या किया है, 500 रुपए इसी मोबाइल में एक ही आइटम में बढ़ाया। जब वृद्धि होती है ना, 500 रुपए वृद्धि हो गई जीएसटी की वजह से, तो अब क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 10,000 और प्लस 500 यानी 10,500 लिख दोगे आप। जोड़ना तो था दोनों में, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ही आइटम था, उसमें क्या किया हमने, वृद्धि की है। तो इसको बोलते हैं क्या, संवर्धन संरचना या अगुमेंटेशन स्ट्रक्चर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप बता दीजिए कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, समुच्चयन संरचना हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, संवर्धन संरचना हो गई। देखिए नीचे आगे किसमें दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 पर दिया हुआ है, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से सही हो गया। और ये जो चीज थी इसको आप लिख लीजिए, कुछ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए बिना कॉपी लिए तो काम नहीं बनेगा। मैथ पढ़ना है, मैथ का कोई सब्जेक्ट पढ़िए, हम तो कहते हैं अगर आपके पास कॉपी और पेन रहेगा ना तो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। अभी आपको तो समझ में आ गया होगा, बनी बात है, लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना तब आपकी वो नोट्स काम आती है हमेशा। अब बार बार वीडियो तो देखेंगे नहीं भाई, बड़ा बड़े वीडियो 40-40 मिनट की वीडियो हो जा रहे हैं, तो आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। नोट्स बनाए 2 मिनट में देख लेंगे, खत्म। तो नोट्स जरूर बनाया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल्स को संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। 25 टाइल दिया और उसको आयताकार बनाना है शेप में। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या बनाना है हमको, आयत बनाना है। तो लिखा आयतन क्षेत्रफल लंबाई। आयत में आयतन निकाले थे क्या हम, सेकेंड लास्ट चैप्टर, 18वां चैप्टर आई थिंक 18वां लेक्चर था मेरा, जब हम आयत पढ़ा रहे थे आपको, आयत और वर्ग एक साथ था, उसमें हमने निकाला था क्या, क्षेत्रफल और परिमाप, 2 चीज निकाली थी।
आयतन तो पढ़ाया था कब, जब घन और घनाभ आया था, अगले दिन जब घन और घनाभ पढ़ा रहे थे। भाई आयत बनाना है तो आयतन तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से गलत। ऑप्शन नंबर 3 में भी आयतन दिया, पूरी तरह से गलत। ऑप्शन नंबर 4 में भी आयतन दिया, पूरी तरह से गलत। इसका मतलब पूरी तरह से सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से सही हो गया है। क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल निकाला ही था, गुणनखंड रोकिए, परिमाप निकाला ही था, गुणनखंड भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25 टाइल्स है, अलग अलग टाइल्स है। यहाँ पर एक आयत नहीं था, एक होता तो गुणनखंड नहीं कर पाते, 25 टाइल्स थे, इस तरह 5 5 खूब सारे रही होंगे, तो आप गुणनखंड जैसा बना सकते हैं। तो गुणनखंड भी किसके कर सकते हैं, बट आयतन तो कभी भी नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलिए वो तो गलत से ही पता चल गया, 3 ऑप्शन गलत है, आयतन तो निकलेगा ही नहीं ना भाई आयत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। इसमें देखिए काम आ जाएंगे जो वॉन हेले साहब हैं। पिछले बार तो पियाजे साहब काम नहीं आते, लेकिन इस बार काम आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना, सीधा ऑप्शन दिया, यहाँ पर समझने वाली बात ही नहीं की है। संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामिति चिंतन, भिन्न, इसमें से किस बारे में बात करते हैं वॉन हेले साहब की थ्योरी जो है वो किस चीज की बात करती है। तो ये देखिए रटने का क्वेश्चन है सिंपल सा, ये ज्यामिति चिंतन। जब हम ज्योमेट्री पढ़ते होते हैं ना, ज्योमेट्री थिंकिंग की बात करते हैं कि भाई ज्योमेट्री हम कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है और इनका एरिया निकालिए, कुछ भी निकालिए, ये स्क्वायर है या समलंब है, कुछ भी बना दें। तो जब ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वॉन हेले ने इसमें पूरा डिटेल रिसर्च किया है। उन्होंने बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, शेप को एनालाइज करेंगे, कैसा शेप है, फिर उसके बारे में आगे सॉल्व करेंगे, मतलब स्टेप स्टेप वाइज उन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या बताया, ज्यामिति चिंतन यानी चिंतन कैसे करेंगे, इस चीज को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस चिंतन के प्रोसेस को उन्होंने बताया था। इस वजह से ये क्वेश्चन है वॉन हेले का, इसमें ज्यामिति चिंतन सही हो जाएगा, बाकी होगा कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा सीधा रटा हुआ क्वेश्चन, वॉन हेले की अवधारणा क्या कहती है, वॉन हेले की थ्योरी क्या कहती है, वो क्या कहती है, ज्यामिति चिंतन के बारे में उनको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, देखते हैं। प्रयत्न त्रुटि विधि, यानी इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। आप प्रयत्न करिए, गलत हो गया कोई बात नहीं, दोबारा करिए, सही करिए, थोड़ा इंप्रूव करके प्रयत्न करिए और त्रुटि जो है हटाइए कुल मिला के। चित्रांकन करना, चित्रांकन करके बताया। तीसरा कंथस्ट करना, अरे ले डाला, मैथ में कंथस्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह, अब पहले ना, अब ऊपर से नीचे तक दे, जहां जहां कंथस्ट लिखा सीधा काट दीजिए, बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 कंथस्ट करना गया। सेकंड ऑप्शन चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, खत्म, खेल खत्म। तीसरा ऑप्शन विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, इसमें रटना नहीं है, रोकिए। चौथा ऑप्शन कंथस्ट करना, पहले ऑप्शन गलत, पहला दूसरा चौथा गलत। ऑप्शन नंबर 3 आंख मूंद के लगा दीजिए, क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बताते हैं क्या लिखा है। विवेचन करना, बनी बात है, मैथ में अगर आपने विवेचन नहीं किया, आपने अपनी रीजनिंग तर्क शक्ति नहीं लगाई तो नहीं कर पाएंगे। चर का प्रयोग करना, चर चारा वाला नहीं है, लालू प्रसाद वाला। चर मतलब होता है वेरिएबल, जो हम एक्स वाई जेड मानते हैं ना, एक्स वाई जेड हर क्वेश्चन में आप लोग मानते हैं, मैथ में तो ये दिखता ही रहता है आपको, हर दूसरे पन्ने में दिखेगा। इसको बोलते हैं चर, वेरिएबल्स, इनको यूज करना ही पड़ता है, तो चर का प्रयोग करना ये चीज होता है। तीसरा प्रतिरूप देखना, प्रतिरूप मतलब होता है पैटर्न। आप सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल, जैसे आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर हम आपको उसका सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में समझा देंगे तो आप उसको कर देंगे, यही हो गया, एक तरह से आपने उसका पैटर्न देख लिया, उस किस पैटर्न का क्वेश्चन है आप पहले से जान रहे हो, तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। तो प्रतिरूप देखना भी काम आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका पूरी तरह से हो जाएगा। वो तो वैसे ही बता दिए, कंथस्ट करना तो कभी काम आएगा ही नहीं, किसी भी चीज में नहीं काम आता। मैथ छोड़िए, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखी होती है और बोल देता कंथस्ट करना क्या एक विधि है समझने की, ना कभी नहीं। कोई भी सब्जेक्ट की कंथस्ट करना विधि नहीं हो सकती, समझना विधि होती है, कंथस्ट करना विधि नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप सीधे से ऑप्शन इस तरह काट लीजिए, क्योंकि हम सारी सब्जेक्ट की पेडागोगी लेके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा आपका रटने टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि अभी वॉन वाला नहीं, वॉन हेले की अवधारणा के बारे में बताया वैसे ही। देखिए क्या लिखा है, 2 दशमलव वाले संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। कौन सा उचित होगा समझने के लिए, गुणा समझना है हमको, वो भी दशमलव के। डाइनिंग ब्लॉक हमने एक बार आपको बताया था, जब आप बच्चे छोटे थे तो खेला करते थे। डाइनिंग ब्लॉक इस तरह इसमें उठे थोड़े उठे होते थे, इस तरह खूब सारे ब्लॉक होते थे, फिर उससे आप सजा लेते थे, घर बना लेते थे। ठीक है, तो भाई इसका गुणे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो गया। टेलर का गिनता रहा, यानी कि टेलर्स अबेकस में भी ये काम नहीं आने वाला। पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन दिक्कत कर देगा।
तो टेलर्स अबेकस में भी काम नहीं आएगा, संख्या चार्ट में भी गुणा से कोई लेन देन नहीं होता, ये ग्राफ पेपर में हो सकता है। तो ये भी एक तरह से रटा हुआ क्वेश्चन था, इसमें भी आपको थोड़ा सा रटना ही है कि कौन सा आसान होगा, ग्राफ पेपर में इसको समझना आसान होगा, तो इसको रट ही लीजिएगा हल्का सा, ठीक है। मतलब समझ लीजिएगा कि ये एक तरह से मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, रटना तो वैसे नहीं होता है जैसा कि अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको समझना ये होगा कि ये इनमें यूज नहीं हो रहा है, या तो आपको पूरा पता हो अबेकस का यूज क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कि डाइनिंग ब्लॉक्स में कैसे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या एरिया निकाल सकते हैं डाइनिंग ब्लॉक से, क्या हम परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल बात है निकाल सकते हैं परिमाप वगैरह। तो अगर आप ये प्रैक्टिकली जान रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, लेकिन ऐसे जनरली आप इसको समझ लीजिए कि इसका क्या है, ग्राफ पेपर के थ्रू इसमें हमें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, तो सही लग रहा है लेकिन नीचे पढ़ते हैं। कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। कार्यविधिक मतलब होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, यानी प्रोसीजर पहले से पता होना चाहिए कि हमको ये करना है, ये करना है, उस तरह बेस्ड होना चाहिए। प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, तो ये तो गलत हो रहा है, सीधे से पता चल रहा है। ऐसा कोई मेथड आप नहीं बना सकते प्रारंभिक बच्चों को पढ़ाने के लिए कि कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है, प्रोसीजर पहले से फिक्स होना चाहिए कि बेटा चलो अब ये करो, अब ये करो, ये करो, ऐसा नहीं होता प्रारंभिक में। प्रारंभिक में उसको सोचने की क्षमता दी जाती है कि आप सोचो, ठीक है। थर्ड, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, यानी कि प्रोवाइड रिगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको ठूस ठूस के समझाइए, कठोरता देने वाला होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, वाहियात है। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। प्रगामी गणित यानी कि एडवांस मैथ के लिए, यानी जो आप छोटे में पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसा पढ़ाइए कि वो एडवांस मैथ के लिए तैयार है। भैया प्रारंभिक तो पढ़ा लो, एडवांस तो बात की बात है। तो ये भी गलत हो गया, हमको पहले ही लग गया था कि पहला ऑप्शन सही है, ऐसा ऑप्शन ही था वो कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर हम आपको बताएंगे देखिए ये आइसक्रीम है और ऐसा ही शंकु होता है, देखिए आपके बर्थडे की टोपी है, ये आपका शंकु होता है, देखिए आपकी जो गेंद है वो एक सर्कल से बनी हुई है, किसको स्पीयर बोलते हैं, स्पीयर बोला जाए गेंद एक्चुअली। तो ये ऐसा है, जो आप लूडो खेलते हैं वो एक घन है, ठीक है। तो जब हम इस तरह पढ़ाएंगे ना डेली अनुभव की चीजों से, तो ऐसा सिलेबस होता है। आप भी देख लीजिए आपके सिलेबस में आ ही क्या क्या कह रहा है भाई। जो सब्जी लेने जाते हैं तो वो चीज दिया हुआ है, ट्रेन से जाते हैं ट्रेन का टाइम कैलकुलेट करने की बोला था, सिंपल सी चीजें दी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुभव से रिलेटेड, मतलब जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं, तो वैसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पूरी तरह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि 3 सही होंगी, 1 गलत होगा। पढ़ते हैं। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक चीज को बहुत तरीके से समझाया जा सकता है। विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग यानी बहुत सारे लर्निंग मेथड हो सकती है किसी भी चीज को समझाने की। हम किसी तरह से समझा रहे क्वेश्चन, कोई टीचर आ रहा है वो दूसरी तरह से समझाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। देखिए कठोरता वर्ड आते ही पूरा गलत। पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर आ जाए कि बच्चों पर छोड़ दीजिए, बच्चों की इमेजिनेशन पर छोड़ दीजिए तो सही हो जाएगा। ऐसे इस आज के लेक्चर में जान जाइए 2 चीज आ जाए, कठोरता तो पूरी तरह से ऑप्शन गलत, दूसरा रट लेना, कंठस्थ करना ना, पूरी तरह से ऑप्शन गलत, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, समय के नियम का कठोर, यानी कोई चीज आप समझा रहे हैं उसको बोलिए बस समय बांध दीजिए, आपको 2 दिन में सीखना है, समय मत आपको ये चीज 4 दिन में सीखनी या 1 दिन में सीखनी, तो ऐसा नहीं हो सकता, बच्चों के साथ भाग जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नीचे देखते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं, उनका मतलब क्या है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए। जो मतलब कि जो गलतियां कर रहा है उसके जो प्रतिरूप, उसके पैटर्न, यानी एक ही गलती बार बार रिपीट करेगा, कई बार बनी बात, तभी तो वो बच्चा जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। उसके जो पैटर्न पर आप ध्यान दीजिए और उसकी त्रुटि में कमी जो है उसको निकालिए, भाई ये गलती नहीं करो, बार बार यही गलती हो रही, तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। अब यही बताया, बिल्कुल सही है। प्रतिदिन के जो अनुभव है उसके साथ अगर आप संबंध रिलेशन बना देंगे तो आप आसानी से कोई भी चीज़ उसको समझा सकते हैं। तो 3 ऑप्शन सही हो गए, पहला, तीसरा, चौथा, और दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि कठोरता से तो कोई काम होने ही वाला नहीं है, ठीक है। हम आपको कठोरता से बोल दें कि आपको ये काम करना है, आप नहीं करोगे, बच्चे क्या करेंगे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? नहीं है यानी कि 3 इसमें भी सही होंगी और
एक गलत होगी। तो मूल्यांकन करना है, इसमें क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करना है हमको, ठीक है, यानी टीचर की बात हो रही। तो क्या क्या चीज करेगा, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ऐसे अभिकल्पना मतलब कि ऐसी चीज बनाई जाए जिससे कि जो रटने वाली चीजें हैं और जो समझने वाली चीजें हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, बच्चों को बता सकें अलग अलग ये ऐसे ऐसे करनी है, तो मतलब ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन आते हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना। बिल्कुल सही है, पिछले क्वेश्चन में रिपीट हुआ, जो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, त्रुटियों को जानिए और उनको तर्क का विश्लेषण करके आप इसको गलत क्यों कर रहे हैं, बार बार सेम चीज तर्क करिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा क्या क्यों आपके दिमाग चल रहा है कि ये सही हो रहा है गलत, तो ये भी सही है। थर्ड, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें कि एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें कि एक से अधिक स्तर के उत्तर, यानी कि कोई एक कार्य जिसमें कई स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, एक उत्तर फिर कुछ किया जाए, तो ये भी सही ही है। मूल्यांकन कर रहे हैं ना, हम समझा रहे हैं, मूल्यांकन का मतलब कॉपी चेक करना मत समझिएगा, आपका समझिए, आपसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने गलत बताया, उसका मूल्यांकन की बात हो रही है, डायरेक्ट फेस टू फेस की, ये मूल्यांकन की बात हो रही है। तो इसमें क्या एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। चौथा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। कार्य मूल्यांकन, पहली बात समूह संचालित कार्य का प्रयोग किया जाएगा, मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है समूह संचालित कार्य यानी कि एक ग्रुप अलग बना दिया, एक ग्रुप अलग, ऐसा कोई लेना देना नहीं है मूल्यांकन में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर के हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, 3 तो सही थे, तो चौथा वैसे भी गलत हो जाना था। तो ये ऐसे भी निकल जाते हैं कई बार आंसर, ठीक है। चलिए और देखते हैं। हाँ, हो गई, ये हमारे आज का सेट था हमारा। इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे हैं। थोड़ी लंबी क्लास रही होगी, लेकिन आपको पसंद जरूर आई होगी, हमें उम्मीद है। और जो मेथड थी हमारी पढ़ाने की वो भी पसंद आई होगी कि आप इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन, ना कि हम कर रहे हैं। पूरा टाइम आपको दे रहे हैं, समझ के धीरे धीरे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है, समझिए और ऐसे ही क्वेश्चन करिए जिससे कि आपके जो अदर सब्जेक्ट में भी जो आने वाली पेडागॉजी वहां भी कर पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है, सीटेट की क्लास चल रही है, यूपी। और एक चीज, सुपर टेट की हम सारी क्लासेस खुद लेंगे, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम खुद पढ़ाएंगे। बस आपका काम क्या है, आपको शेयर करना है, कमेंट में लिखना है कि कौन कौन सी क्लास लाएं। आप जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस आप ये काम करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।